हाय। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस को डील करने से पहले कुछ और इम्पोर्टेंट बात को समझ लेते हैं और वो इम्पोर्टेंट बात है वेव। आज वेव को थोड़ा सा समझ लेते हैं अच्छा से और उसके बाद इंटरफेरेंस को समझेंगे। सही है, तो वेव को स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा आइडिया दूंगा मैं, ज़्यादा बड़ा आइडिया दूंगा नहीं मैं। वेव क्या होता है तो कहता है व्हेन ए मीडियम इज सडनली डिस्टर्ब देन इट इज कॉल्ड डिस्टर्बेंस। बताए थे लास्ट लेक्चर में भी, व्हेन ए मीडियम इज सडनली डिस्टर्ब देन इट इज कॉल्ड डिस्टर्बेंस, और इफ डिस्टर्बेंस प्रोपगेट आउट फ्रॉम इट्स पॉइंट ऑफ ओरिजिन देन इट इज कॉल्ड वेव। क्लियर है बात? तो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट में समझा देता हूं मैं डायरेक्ट वेव का इक्वेशन लिखने के लिए। व्हेन ए मीडियम इज सडनली, छोटा सा आइडिया लो, व्हेन ए मीडियम इज सडनली डिस्टर्ब then it is called disturbance। When a medium is suddenly disturbed then it is called disturbance, and if disturbance propagate out from its point of origin then it is called wave। बात समझ में आया बात? और उसके बाद डिस्टर्बेंस वेरी शॉर्ट इंटरवल, डिस्टर्बेंस इन वेरी शॉर्ट इंटरवल इज कॉल्ड पल्स। या डिस्टर्बेंस कह सकते हो या वेव भी कह सकते हो। इन वेरी शॉर्ट इंटरवल इज कॉल्ड पल्स। क्लियर है? मतलब अभी क्लियर नहीं है, क्लियर तो स्टार्ट हो रहा है। जब किसी मीडियम को सडनली डिस्टर्ब करेंगे तो कहलाएगा डिस्टर्बेंस। अगर डिस्टर्बेंस मीडियम में प्रोपगेट करेगा तो ये कहलाएगा वेव। मेनली हम वेव का इक्वेशन की बात अभी करेंगे। अब कुछ एग्जाम्पल देते हैं। मान लेते हैं जैसे रस्सी देखे हो, रस्सी देखो, रस्सी में वेव के बारे में समझाता हूं मैं। मान लेते हैं कि इधर रस्सी को बांध दिए, ठीक है, और मान लेते हैं यहां पर y बराबर, यहां एक डिस्टर्बेंस जो इसको ऐसे ऐसे किया जा रहा है, ठीक है। हाथ से इसको ऊपर करेंगे और नीचे करेंगे, ऊपर करेंगे नीचे करेंगे, ऊपर करेंगे नीचे करेंगे, और y बराबर 0 सेक्शन पर t टाइम पर y बराबर डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट समझते हो? ये है डिस्प्लेसमेंट। ये y एक्सिस इधर आया और x एक्सिस मान लेते हैं इधर आया। y सेक्शन 0 पर और टाइम t पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम एट सेक्शन x बराबर 0 एट टाइम t। मान लेते हैं ये a साइन ओमेगा t है। ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर, ओमेगा के बारे में बात करता हूं मैं। ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी।
तो यहाँ पर ये जो था ना, यहाँ से ये y है इधर, तो मान लेते हैं एक सेक्शन ले लिए, कोई भी x ले लिए, ये कोई सेक्शन ले लिया x और टाइम ले लिया t। यहाँ पर ये हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया y का वैल्यू सेक्शन x पर एट टाइम t पर। ये क्या होगा, यानी ये हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम एट सेक्शन x बराबर 0 एट टाइम t। और ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम एट सेक्शन x एट टाइम t, ये जब आता है ना तो ये फार्मूला बन जाता है ऐसा, a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। कुछ बातें इसमें समझ लेते हैं। ये क्या चीज बताता है, यहाँ पर ये है डिस्प्लेसमेंट, ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम एट सेक्शन x, एट सेक्शन x एट टाइम t। इसको यूं मानो कि इधर से मान लेते हैं यूं 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 कर रहा हूं मैं, ऐसे ऐसे नहीं, यहां से हाथ से पकड़ के हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं मान लेते हैं, और ऐसे ऐसे करोगे तो किसी टाइम t पर एक फोटो खींच लिया, तो फोटो खींचोगे तो स्नैप्स लोगे तो इस तरह का नजर आएगा। और उस समय सेक्शन x पर टाइम t पर फोटो, t बराबर 0 पर स्टार्ट किए और उसके बाद इसको स्टार्ट किए और टाइम t पर फोटो खींच लिया, तो सेक्शन x पर टाइम t पर जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल देखोगे इस तरह का इक्वेशन से नजर आएगा। आ रहा है समझ में, जहां ओमेगा क्या है, के क्या है, इस सब के बारे में भी आइडिया देता हूं मैं। जैसे y बराबर एक्स टी अगर है, y बराबर एक्स टी यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट सेक्शन x एट टाइम t अगर है a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है, तो कुछ छोटी छोटी बातें समझ लेते हैं हम लोग। लंबी लंबी बातें तो नहीं समझेंगे, छोटी छोटी बातें को समझ लेते हैं। जहां a को बोलेंगे एम्पलीट्यूड, a को क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड बोलेंगे, a को बोलेंगे एम्पलीट्यूड, ओमेगा को बोलते हैं हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और इस ओमेगा बराबर होता है, इस ओमेगा बराबर होगा 2 पाई बटा टी, 2 पाई बटा टी। और 1 बाय टी बराबर एफ होता है, हम लोगों को पता है, ये इसको लिखेंगे 2 पाई एफ। 1 बाय टी बराबर एफ, यानी 1 बाय टी बराबर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा एफ। के बराबर 2 पाई बाय लैम्डा लिखेंगे और इसको बोलेंगे वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर, इसको बोलेंगे एंगुलर वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर। और ये होगा 2 पाई बटा लैम्डा। उसके बाद एक बात और याद रखना, v बराबर ओमेगा बाय के होगा, जनरल इक्वेशन बोलते हैं। v है स्पीड ऑफ डिस्टर्बेंस, स्पीड ऑफ डिस्टर्बेंस, और डिस्टर्बेंस ही क्या हो जाएगा, वेव होगा। यही स्पीड ऑफ डिस्टर्बेंस यानी वेव हो जाएगा। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस किया जा रहा था नहीं, और यही डिस्टर्बेंस मीडियम में प्रोपगेट हो रहा था। तो बोले थे ना, व्हेन ए मीडियम इज सडनली डिस्टर्ब देन इट इज कॉल्ड डिस्टर्बेंस, इफ डिस्टर्बेंस प्रोपगेट आउट फ्रॉम इट्स ओरिजिन देन इट इज कॉल्ड वेव। यानी ये जो हम डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस किए ना, यही यहाँ यानी अभी ऐसे ऐसे कर रहे थे ना, वही एनर्जी इधर ट्रेवल कर रहा था, तो वही डिस्टर्बेंस मीडियम में प्रोपगेट हो रहा था और इसीलिए कहा जा रहा था वेव। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तुम सुन रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, ये डिस्टर्बेंस टंग द्वारा प्रोड्यूस किया गया और ये डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस किया गया, ट्रेवल किया तुम्हारे तक, और तुम्हारे कान में फिर
कान के पर्दा को डिस्टर्ब किया और उस तरह से दिमाग अपना उसको समझ लेता है सारा चीज़। तो v बराबर ओमेगा बटे के स्पीड ऑफ डिस्टर्बेंस, याद कर लेना v बराबर ओमेगा बटे के, यानी वेव स्पीड पूछेगा तो कैसे करोगे, ओमेगा बटे के। एक छोटा सा क्वेश्चन बना लेते हैं, है कि नहीं। और ये अगर पॉजिटिव x डायरेक्शन में मोशन करेंगे तब यहाँ पर ओमेगा टी माइनस के एक्स हो जाएगा। अगर ये निगेटिव x डायरेक्शन में मोशन करता तो ओमेगा टी प्लस के एक्स हो जाएगा। और ये 11th में साउंड में हम लोग पढ़ते हैं, तो उसको थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी होगी। समझ में आ रहा है बात। और यही चीज़ मान लेते हैं, यही सेम इक्वेशन का हम लोग यूज करते हैं। मान लेते हैं कि ये एक पिस्टन है और x बराबर 0 सेक्शन पर है, ऐसे ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। तो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा तो क्या होगा, इसमें कंप्रेशन और रेडिफेक्शन बनता है। तो डार्क कर देता हूं यहाँ हल्का हल्का, थोड़ा ऐसे सीधा सीधी करना था। देखो यहाँ पर कंप्रेशन आया, क्या देख रहे हो, यहाँ कंप्रेशन रेडिफेक्शन होते जा रहा है ना। यहाँ डेंसिटी ज़्यादा हो गया यानी कंप्रेशन हो गया, या रेडिफेक्शन है। इस तरह से वेव प्रोपेगेट करता है, जैसे इस तरह का। और फोटो हम लोग कभी पढ़े हो, देखो जैसे ये ट्यूनिंग फॉर्क है मान लेते हैं, तो ट्यूनिंग फॉर्क ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा मान लेते हैं। मान लेते ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट करेगा, मान लेते हैं ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट करेगा इस प्रकार से। फोटो बना कर देख लेते हैं हम लोग, तो क्या होगा, ऐसे जाएगा रे। ये क्या दिखा रहा था मैं, कंप्रेशन रिफ्लेक्शन के फॉर्म में वेव प्रोपगेट करता है मीडियम। यानी ये कंप्रेशन हुआ, रेडिफेक्शन हुआ, कंप्रेशन हुआ, रेडिफेक्शन हुआ, यानी प्रेशर का फ्लक्चुएशन यहाँ पर है। तो मान लेते हैं कि y बराबर 0 सेक्शन पर t टाइम पर अगर है a साइन ओमेगा टी, y बराबर a साइन ओमेगा टी, यानी ये डिस्टर्बेंस क्रिएट किया जा रहा है x बराबर 0 सेक्शन पर, t टाइम पर इस तरह से ऑसिलेट करता है, जहां y पर y क्या होगा, मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट। तो एक सेक्शन हम मान लेते हैं यहाँ से x, ये सेक्शन मान लेते हैं x, तो यहाँ का पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ये जो होता है ना, ये इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। मीन पोजीशन से दायां बायां ऐसे ऐसे करेगा ना, तो उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो वाई एक्स टी का मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेक्शन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम एट सेक्शन एक्स एट टाइम टी। क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम एट सेक्शन एक्स एट टाइम टी, वाई से डिनोट करेंगे। और ये हो जाएगा वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसको बहुत रूप में लिखा जा सकता है, इसी को लिख सकते हैं वाई बराबर ए साइन ओमेगा, अगर कॉमन लेंगे टी माइनस के बटा ओमेगा हो जाएगा इंटू के एक्स हो जाएगा। और के बटा ओमेगा की जगह क्या कर देंगे, देखो के बाय ओमेगा बराबर 1/v हो जाएगा ना, के बाय ओमेगा बराबर 1/v, यानी एक्स बटा v हो जाएगा। जगह नहीं है इसलिए छोड़ देता हूँ, मैं क्वेश्चन लिख के बना दूंगा। सीधा सीधी समझाना तुमको क्या था, हमको मुझे समझाना ये था कि अगर x बराबर 0 सेक्शन पर कोई वेव ऐसा है तो सेक्शन x पर t टाइम पर ऐसा हो जाएगा। अगर वो वेव पॉजिटिव x की तरफ मूव करेगा तब, अगर निगेटिव x की तरफ मूव करता तो यहाँ पर माइनस की जगह प्लस कर देते। इतना ही बात समझना था। और हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसको मैक्सवेल साहब ने बताया। किसने बताया, मैक्सवेल साहब ने बताया, जॉन मैक्सवेल, कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ओके,
देखो ये सब जो बताया इस पर ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है कि कैसे हुआ, सीधा सीधा समझना है कि अगर कोई डिस्टरबेंस सेक्शन x बराबर 0 पर t टाइम पर अगर ऐसा है तो सेक्शन x पर t टाइम पर ओमेगा t माइनस के एक्स हो जाएगा। k बराबर 2π/λ समझना है, ओमेगा बराबर 2π/t समझना है। क्वेश्चन दूंगा समझ में आ जाएगा तुमको, इससे तुमको वेव का फंडा समझ में आएगा, इसीलिए बता रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये सारा चीज क्यों बताया? ये सारा चीज इसलिए बताया कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर में ऑसिलेट करेगा और परपेंडिकुलर टू द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट में। यानी अगर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करेगा तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करेगा और लाइट प्रोपेगेट करेगा इधर। यानी एक्स एक्सिस की तरफ अगर वेव जाएगा तो वाई की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड और जेड की तरफ मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करेगा। एक मिनट। तो उसमें हम लोग देखते हैं, मान लेते हैं कि इधर वेव प्रोपगेट करेगा तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इधर मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे करेगा? ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। नहीं तो तिरछा करके बनाया जा सकता था, तो जब बना लिया तो कोई बात नहीं। इधर हम मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, वो वाई एक्सिस है और इधर वेव ट्रेवल कर रहा है एक्स एक्सिस की तरफ, और इधर है जेड एक्सिस, इधर मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट कर रहा है मान लेते। क्या हो रहा है समझ रहे हो? ऐसे ऐसे ये किसको कलर कर रहे हैं हम लोग? मैग्नेटिक फील्ड वाला को ऐसे ऐसे कर रहे हैं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे। तो इसका मतलब हुआ कि अगर यहाँ पर ये प्रोड्यूस किया गया, यहाँ पर प्रोड्यूस किया गया, मान लेते वेव, कैसे वेव किया गया पैदा प्रोड्यूस, वो अलग मैटर है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो अभी जो समझना है कि मान लेते हैं x बराबर 0 पर जो क्रिएट किया गया डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर ऐसा था, मान लेते हैं a साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, तो सेक्शन x पर अगर किसी टाइम t पर बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से वाइब्रेट करेगा a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स से, और मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा b नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। मैकेनिकल वेव में मीडियम का पार्टिकल ऑसिलेट करता है, जैसे कि साउंड वेव है, तो साउंड वेव में कौन ऑसिलेट करेगा? मीडियम का पार्टिकल ऑसिलेट करेगा। जैसे वेव इन स्ट्रिंग है, वेव इन स्ट्रिंग में क्या होता है? स्ट्रिंग का पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है। लेकिन लाइट वेव में क्या होता है? लाइट वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे का परपेंडिकुलर ऑसिलेट करता है, और ये जो कि प्रोपगेशन ऑफ वेव का परपेंडिकुलर होगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर में ऑसिलेट करेगा, परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ लाइट में करेगा, और कुछ इस प्रकार से होगा। यानी अगर ये y के तरफ होगा तो ये z एक्सिस के तरफ होगा। ये जरूरत नहीं है देने का, वैसे मैं उसमें दिखा दिया हूं मैं। तो यानी यहां प्रोड्यूस किया हुआ तो सेक्शन x पर इस प्रकार से रहेगा। यानी इन जनरल बात करूं, इन जनरल एक छोटा सा सवाल से समझ लेते हैं। इन जनरल इफ y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, देन y रिप्रेजेंट
वाई किस बात को रिप्रेजेंट करता है? एक क्वेश्चन में लिख देता हूं, IIT में आया हुआ क्वेश्चन। इन जनरल इफ y बराबर a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स देन y रिप्रेजेंट, नंबर 1 में डिस्प्लेसमेंट, नंबर 1 में ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, नंबर बी में ये प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, प्रेशर, और नंबर सी में इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड। और डी में अगर एक और दे दूं मैं, डेंसिटी, चल डेंसिटी, तो किसको रिप्रेजेंट करता है वाई? बोलो। बहुत शानदार सवाल है कि नहीं? शानदार सवाल। इस शानदार सवाल में जवाब भी शानदार दोगे। देखो पहले समझ लो, ये एक जनरल इक्वेशन ऑफ वेव हुआ, जहां पर y अगर मैकेनिकल वेव इन स्ट्रिंग है तो y रिप्रेजेंट करेगा डिस्प्लेसमेंट को, और अगर वेव इन मीडियम यानी साउंड वेव है मान लेते हैं, तो ये y रिप्रेजेंट करेगा प्रेशर फ्लक्चुएशन को, प्रेशर का किस तरह से वेरी करता है। ये y एक वेरिएबल्स है ना, y t और पोजीशन और t x और t के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। तो इसका मतलब हुआ कि y यहाँ प्रेशर हो सकता है, y यहाँ डेंसिटी हो सकता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर है तो y इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है और y मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकता है, प्रेशर भी हो सकता है, डेंसिटी भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। यानी y इसमें किसको रिप्रेजेंट करेगा? सब को रिप्रेजेंट करेगा, ये बात जान लो। यानी अगर हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, तो ये y रिप्रेजेंट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशंस को। बात समझ में आया? कुल मिला के समझ में आ गया कि अगर यहाँ ऐसा प्रोड्यूस किया गया तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका वैल्यू इस प्रकार से होगा। ई नोट यहाँ पर अगर E बराबर मान लेते हैं ई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो यहाँ पर E कितना होगा? सेक्शन एक्स पर टी टाइम पर कितना होगा? ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये बात क्लियर हो गया? हम इन जनरल रूप में रखे थे इसको, इन जनरल बात करेंगे। अब हम लोग इस बात से फ्री हो गए हैं कि इंटरफेरेंस को पढ़ेंगे। अब तो हेडिंग में दे रहा हूं मैं इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस, ये इंटरफेरेंस क्या होता है? इंटरफेरेंस क्या होता है? तो कहता है जब दो वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम हो और ऑलमोस्ट सेम लाइन में ट्रेवल करके किसी पॉइंट पर मिल जाए। फिर समझाता हूं, जब दो वेव ऑलमोस्ट व्हेन टू वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी almost traveling along same line superimpose at a point, then at the resulting point intensity is not sum of intensity of individual wave। मतलब हुआ कि जहाँ पर दोनों सुपर इम्पोज करेगा उस पॉइंट की जो इंटेंसिटी होगी दोनों वेव का इंटेंसिटी के सम के बराबर नहीं होके डिफरेंट हो जाएगा। इस तरह के फेनोमेना को इंटरफेरेंस बोलेंगे। तो सीधा सीधा समझना है कि जब दो वेव ऑलमोस्ट ट्रेवलिंग, दो वेव की फ्रीक्वेंसी सेम हो और एक ही लाइन में ट्रेवल करे और किसी पॉइंट पर सुपर इम्पोज करे तो फेनोमेना देगा इंटरफेरेंस का। फिर से समझाता हूँ मैं, व्हेन टू वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट ट्रेवलिंग अलोंग सेम लाइन, और एम्पलीट्यूड सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, सुपर इम्पोज एट ए पॉइंट, फेनोमेना इज नोन एज इंटरफेरेंस। क्लियर है बात? जब दो वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम हो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे, लगभग स्ट्रेट लाइन में दोनों सेम लाइन में ट्रेवल करे और सुपर इम्पोज करेगा किसी पॉइंट पर, तो जो फेनोमेना मिलेगा उसको बोलेंगे इंटरफेरेंस। इसमें एक बात
ध्यान देने योग्य, और वो ध्यान देने योग्य बात है कि दोनों वेव को कोहेरेंट होना चाहिए। तो कुछ कुछ बातें मैं लिखा होगा, उसको पहले समझ लेते हैं। तो सबसे पहला बात लिखेंगे लाइक साउंड, लाइक साउंड, लाइट प्रोड्यूसेस दी फेनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस। साउंड की तरह लाइट भी इंटरफेरेंस के फेनोमेना को दिखाता है। लाइक साउंड, लाइट प्रोड्यूसेस इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस। पहला बात समझ में आ गया, लाइक साउंड लाइट प्रोड्यूसेस इंटरफेरेंस। बात समझ में आया बात। उसके बाद है कहता है टू प्रोड्यूस इंटरफेरेंस, टू प्रोड्यूस इंटरफेरेंस वी रिक्वायर COHERENT, कोहेरेंट सोर्स। लाइक साउंड लाइट प्रोड्यूसेस इंटरफेरेंस, पहला बात साउंड की तरह लाइट भी इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद कहता है कि इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करने के लिए हमको कोहेरेंट सोर्स की जरूरत पड़ेगा। किसकी जरूरत पड़ेगा? कोहेरेंट सोर्स की जरूरत पड़ेगा। वेरी गुड। तो अब सवाल उठता है कि ये कोहेरेंट सोर्स क्या होता है? COHERENT, कोहेरेंट सोर्स क्या होता है? इसकी जरूरत पड़ गया ना। तो कहता है टू सोर्स आर सेड टू बी कोहेरेंट, समझाता हूं मैं, इफ दे प्रोड्यूस वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस। तुमको फेज डिफरेंस के बारे में आइडिया थोड़ा देना भूल गया, उसमें भूल गया मतलब छूट गया, तो तुमको फेज डिफरेंस के बारे में भी आइडिया दे दूंगा। फेज क्या होता है? ये जो ओमेगा टी माइनस के एक्स है ना, ये होता है फेज, और ये ओमेगा टी माइनस के एक्स कहता है, ये होता है फेज। तो फेज के बारे में थोड़ा सा आइडिया देता हूं मैं, है ना। फेज के बारे में आइडिया देता हूं मैं, पहले रस्सी में दे दूंगा पहले, इसके बाद इसमें भी समझ में आ जाएगा। या ऐसे समझो ना कि मान लेते हैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे ऑसिलेट किया, इलेक्ट्रिक के फील्ड से समझाता हूँ फेज का कॉन्सेप्ट। तो मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है, और ये सेक्शन एक्स है और टाइम टी पर की बात कर रहा हूँ, सेक्शन एक्स पर टाइम टी पर है। यहाँ x1 सेक्शन मान लेते हैं और यहाँ x2 सेक्शन मान लेते हैं। x2 सेक्शन पर टाइम टी पर क्या होगा और x2 सेक्शन पर टाइम टी पर क्या होगा? ये हो गया x1 सेक्शन और ये हो गया x2 सेक्शन। तो यहाँ पर जो पैदा हुआ वो मान लेते हैं E बराबर है E0 साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सेक्शन x1 पर t1 टी टाइम पर क्या होगा? E0 साइन ओमेगा टी माइनस के x1 हो जाएगा। और वही इलेक्ट्रिक फील्ड x2 सेक्शन पर टी टाइम पर कितना हो जाएगा? E0 साइन ओमेगा टी माइनस kx2। ये समझ में आया बात? यानी यहाँ पर जो पैदा हुआ ये पैदा हुआ, और उसका यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा x1 सेक्शन पर टी टाइम पर E0 साइन ओमेगा टी माइनस kx1 हो जाएगा, और x2 सेक्शन पर टी टाइम पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हो जाएगा E0 साइन ओमेगा टी माइनस kx2। इसको बोलेंगे फेज, इसको बोलेंगे फेज। तो फेज डिफरेंस समझना पड़ेगा। फेज अगर समझ में आ गया तो फेज का डिफरेंस भी समझ लेते हैं हम लोग। ज़्यादा समझना कभी कभी ठीक नहीं होता है, लेकिन समझ जाओगे तो ठीक रहेगा। तो आप देखते हैं फेज डिफरेंस की बात करते हैं हम लोग। फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस को हम अगर डेल्टा फाई से डिनोट करेंगे तो इसका फेज कितना हो जाएगा? ओमेगा टी माइनस के x1
ना ओमेगा टी माइनस के एक्स टू। देखिए अगर ओमेगा सेम रहेगा, अगर ओमेगा सेम रहेगा तो ये बन जाएगा के माइनस के एक्स टू माइनस के एक्स वन बन जाएगा। तो डेल्टा फाई हो जाएगा के इंटू एक्स टू माइनस एक्स वन। डेल्टा फाई हो जाएगा के इंटू डेल्टा एक्स, के डेल्टा एक्स, और डेल्टा फाई बन जाएगा के की जगह 2 पाई बटा लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। यही हुआ फेज डिफरेंस, ये हुआ फेज डिफरेंस। तो ये फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस पर डिपेंड करता है ना। और ये देखो अगर फ्रीक्वेंसी दोनों का सेम नहीं होता तो फेज डिफरेंस टाइम पर डिपेंड करता। क्या? अगर ये ओमेगा सेम नहीं होता तो ये टर्म कैंसिल होता क्या? ये टर्म बिल्कुल कैंसिल नहीं होता। और अगर ये टर्म कैंसिल नहीं होता तो फेज डिफरेंस टाइम पर डिपेंड करेगा, यानी अलग अलग टाइम पर अलग अलग फेज डिफरेंस हो जाएगा। तो कहता है कि दो वेव कोहेरेंट होगा अगर दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम हो, पहला बात, और दोनों के बीच में जो फेज का डिफरेंस हो किसी पॉइंट पर यानी किसी सेक्शन पर, वो फेज का डिफरेंस कांस्टेंट हो। तो इसलिए लिखेंगे टू वेव आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ दे हैव सेम फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस। या कह सकते हैं टू सोर्स आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ दे प्रोड्यूस वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस। यानी टाइम पर फेज डिफरेंस डिपेंड नहीं करे। जैसे इसका फेज डिफरेंस टाइम पर डिपेंड करता है नहीं करता है। तो इसको थोड़ा सा और समझाता हूँ। देखो थोड़ा और सवाल बनाने योग्य बताता हूँ मैं। देखो ये एंगल है तो एंगल में एंगल से ला दिए, इसको इधर कर दें। ये दूरी है, दूरी में दूरी का रिलेशन बैठा दिए। अब देखो यहाँ पर डेल्टा टी बटा टी से रिलेशन कर दिए। कैसे कर दिए? तो ये दूरी ट्रेवल करने का टाइम और ये दूरी ट्रेवल करने का टाइम, यहाँ से यहाँ को वेव आएगा और यहाँ से यहाँ वेव आएगा। तो दोनों में जो टाइम का अंतराल होगा डेल्टा टी है और टाइम पीरियड टी है। टाइम पीरियड क्या है? एक बार ऑसिलेट करने का टाइम टी है। तो डेल्टा फाई बटा 2 पाई बटा लैम्डा 2 पाई। इसको रिलेशन को याद रखोगे तो बहुत अच्छा, बहुत काम आएगा तुमको, अच्छा सवाल बनेगा। ठीक है, तो फेज डिफरेंस के बारे में ये आइडिया आया। तो कोहेरेंट सोर्स किसको बोलेंगे? कोहेरेंट सोर्स किसको बोलेंगे? तो लिखेंगे टू सोर्स आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ दे प्रोड्यूस वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस। लिख देता हूं मैं, टू सोर्स आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ दे प्रोड्यूस वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस। लिख देता हूं, एक मिनट। इतना कहानी मैं तुमको इसलिए समझा था कि कोहेरेंट सोर्स समझ में आएगा। तो कहता है टू सोर्स आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ दो प्रोड्यूस वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस। लिख देता हूं मैं, टू सोर्स आर said to be coherent. Two sources are said to be coherent. Said to be coherent. C-O-H-E-R-E-N-T. Coherent. कब? If they produce wave of same frequency and constant phase difference। इसका मतलब सीधा सीधी फेज डिफरेंस टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा।
एक और सावधान होने योग्य बात है। वो सावधान होने योग्य बात क्या है? देखो, अनलाइक साउंड टू इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट कैन नॉट बी कोहेरेंट। ये क्या चक्कर आ गया भाई? ये कहता है कि दो साउंड सोर्स इंडिपेंडेंट है तो दोनों कोहेरेंट हो सकता है, लेकिन दो लाइट का सोर्स है और दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है तो वो दोनों कभी कोहेरेंट में नहीं आएगा। जैसे ढोलक बजा रहे हैं, जैसे एक ढोलक टन टन टना टन 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 टना टन टन कर रहा है, तो उसी तरह से अगर वो भी टन टन टना टन 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 टना टन टन करता है, यानी उसकी ऑसिलेट करने की फ्रीक्वेंसी और इसके ऑसिलेट करने की फ्रीक्वेंसी अगर सेम है, दोनों कोहेरेंट हो जाएगा। लेकिन कहता है दो सोर्स ऑफ लाइट कोहेरेंट कभी नहीं हो सकता है। इसका उसको समझाने के लिए बहुत टाइम लगेगा, थोड़ा सा आइडिया देता हूँ मैं। देखो, लाइट कैसे इमिट करता है? तो लाइट में होता है फिलामेंट में होता है एटम, नहीं, और एटम तो कहता है कि जब किसी एटम में एनर्जी सप्लाई करेंगे तो उसका इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी लेवल में जाएगा, ठीक। तो लेकिन वहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देर ठहरता नहीं है। हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन का जंप होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में जंप करेगा तो वो जो एनर्जी डिफरेंस होगा वही लाइट के फॉर्म में निकलेगा बाहर। तो सोचो, एक फिलामेंट में कितना एटम होगा और एक एटम में कितना एनर्जी लेवल्स होगा, और उस एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन का जंपिंग पांचवा से दूसरा में होगा, दोनों में एक ही साथ, इसकी संभावना बहुत कम है। यानी दोनों में इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी का, दोनों में लाइट की फ्रीक्वेंसी का होना, यानी फोटोन की फ्रीक्वेंसी का सेम होना, ये एक असंभव जैसी बात है। क्योंकि फिलामेंट में अनगिनत एटम है और अनगिनत एटम में अनगिनत एनर्जी लेवल है, और उस एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में सेम स्टाइल में हो दो इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट में, ये तो एक असंभव से भी असंभव वाली बात हो जाएगी। इसीलिए दो इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकता है, ये बात समझ लेना है। लेकिन दो सोर्स ऑफ साउंड है, वो इंडिपेंडेंट है, तो दोनों कोहेरेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो इसीलिए कोहेरेंट सोर्स अगर पैदा करना हो लाइट का तो एक ही सोर्स से पैदा करना पड़ेगा। तो उसका तरीका है डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट करके और डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड करके आप कर सकते हो। यानी वेवफ्रंट का डिवीजन कर सकते हो और वेवलेंथ का डिवीजन कर सकते हो, और उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। अभी हम लोग बात करेंगे इंटरफेरेंस का फेनोमेना कैसे होता है, उसमें कैसे क्या क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। इसको मिटा के देखो, आप देखेंगे कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है, इस बात को मैं पहले लिख देता हूं, ठीक है? ओके, लिखता हूं मैं, व्हेन टू कोहेरेंट वेव almost traveling along same line, superimpose when two coherent wave almost traveling along same line superimpose at a point, then at the point of superposition intensity is
नॉट इक्वल टू सम ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंडिविजुअल वेव। मतलब क्या हुआ समझा देता हूं मैं। जैसे कि मान लेते हैं, थोड़ा थोड़ा बात को समझना, अभी इतना जल्दी समझ में नहीं आएगा। मान लेते हैं ये एक सोर्स ऑफ लाइट है और ये भी एक सोर्स ऑफ लाइट है और ये दोनों कोहेरेंट है, और यहाँ से जाके यहाँ पर सुपर इम्पोज किया, और ये वेव था ना, वेव दिखा रहा हूँ मैं, और यहाँ से एक निकला और दोनों जाके यहाँ पर मिल गया। तो कहता है इस वेव की अगर इंटेंसिटी I1 है और इस वेव की इंटेंसिटी I2 है, तो यहाँ की इंटेंसिटी बराबर I1 प्लस I2 नहीं होगा, बल्कि कुछ और होगा। वो कुछ और क्या होगा वो तो मैं आगे बताऊंगा, ऐसे मैं बता देता हूँ मैं। I बराबर I1 प्लस I2 इंटू 2 अंडर रूट I1 इंटू I2 इंटू cos फाई हो जाएगा। इस तरह से होगा। इसको इंटरफेरेंस टर्म बोलेंगे, आगे जाके प्रूव करके दिखाऊंगा। यानी दोनों की जो इंटेंसिटी है उस यहाँ पर सम ऑफ इंटेंसिटी के बराबर नहीं होगा, बल्कि इंटेंसिटी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, और रिडिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करेगा फेज डिफरेंस पर। तो यहाँ पर एक और बात इंपॉर्टेंट है, ये सम ऑफ इंटेंसिटी समझ में आ गया। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? लाइट की इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट, यानी लाइट का ब्राइटनेस प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी कितनी है, वो होगी एक तरह से इंटेंसिटी। वेरी गुड। उसके बाद ऑलमोस्ट ट्रेवलिंग अलोंग सेम लाइन का क्या मतलब होता है? तो जैसे कि दोनों के बीच का दूरी हम मान लेते हैं d है, और इसके बीच की दूरी, ये पर्दा है, ये एक पर्दा है, और ये दो सोर्स ऑफ लाइट था मान लेते हैं, दोनों के बीच की दूरी d था। ऑलमोस्ट ट्रेवलिंग अलोंग सेम लाइन का क्या मतलब होता है वो समझाता हूँ मैं। कि मान लेते हैं ये दोनों के बीच की दूरी d है, ठीक है, और किसी पॉइंट P पर सुपर इम्पोज करेगा, तो क्या दोनों एक लाइन में जाता हुआ नजर आ रहा है क्या? दोनों वेव एक लाइन में है क्या? नहीं है। अब क्या कर देते हैं कि अब मान लो दोनों के बीच का दूरी बहुत कम कर देते हैं, एकदम कम। ये सोर्स है S1 और ये सोर्स है S2। अब दोनों के बीच की दूरी बहुत कम कर देते हैं, और ये जो पॉइंट है ना उसको बहुत दूर कर देते हैं। बहुत दूर का मतलब बहुत दूर, यहाँ पर तो ज़्यादा दूर दिखाए नहीं है ना, थोड़े सा दूर दिखाए हैं, इतने दूर कर देता हूँ मान लेते। अब देखो यहाँ से अगर यहाँ से वेव को पास कराऊँ और यहाँ से वेव को पास कराऊँ, तो अब दोनों क्या लग रहा है? सेम लाइन में लग रहा है क्या? अब लग रहा है कि दोनों सेम लाइन में ट्रेवल कर रहा है, नहीं। यानी दोनों के बीच का दूरी, ये जो दूरी हुआ ना, और ये जो दोनों के बीच का दूरी हुआ दूरी, तो इसका मतलब अगर d वेरी लेस देन d हो जाएगा तो लगभग दोनों सेम लाइन में ट्रेवल करेगा, नहीं। यानी अब ये पॉइंट कहीं भी ले लें, इधर ले ले, इधर ले ले, इधर ले ले, इधर ले ले, तो ये लगेगा ऑलमोस्ट ट्रेवलिंग अलोंग सेम लाइन। इसका मतलब हुआ दोनों सोर्स के बीच की दूरी को कम ले लें, और जहाँ सुपर इम्पोज करेगा वो दूरी बहुत ज़्यादा ले ले, तो लगेगा ऑलमोस्ट ट्रेवलिंग अलोंग सेम लाइन में। बात क्लियर है? यानी दो वेव ऑलमोस्ट ट्रेवलिंग अलोंग सेम लाइन में हमेशा कब लगेगा? जब दोनों के बीच का दूरी कम कर देंगे। और दोनों के बीच का दूरी कम करेंगे, कहीं पॉइंट लगा दोनों एक जगह से ना आ रहा है, तो दोनों पैरेलल लगेगा, सीधा सीधी बात है। तो ये हुआ ऑलमोस्ट ट्रेवलिंग अलोंग सेम लाइन। अब सुपर इम्पोज का मतलब होता है दो वेव जब एक जगह मिलता है तो उसको बोलेंगे सुपर इम्पोज। व्हेन टू कोहेरेंट वेव्स ऑलमोस्ट ट्रेवलिंग अलोंग सेम लाइन सुपर इम्पोज एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पर सुपर इम्पोज मतलब मिल जाएगा, देन एट द पॉइंट ऑफ सुपर पोजिशन, जहां पर सुपर पोजिशन करेगा, इंटेंसिटी इज नॉट इक्वल टू सम ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंडिविजुअल वेव, यानी उसकी इंटेंसिटी के सम के बराबर इंटेंसिटी यहाँ पर नहीं होगा, बल्कि रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी होगा। उसके बारे में आगे देखते हैं रिडिस्ट्रीब्यूशन ऐसा क्यों हो जाता है। तो इसको स्टार्ट करते हैं बनाना, इसी में बनाते हैं क्या।
तो मान लेते हैं कि यहाँ जो वेव प्रोड्यूस हुआ, यहाँ जो वेव प्रोड्यूस हुआ वो इस प्रकार से हुआ। मान लेते हैं कि y बराबर A1 साइन ओमेगा टी इन जनरल दिया, जहाँ पर y यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, और यहाँ जो वेव पैदा हुआ और ये मान लेते हैं y2 बराबर A2 साइन ओमेगा टी। दोनों दिख रहा है ना। y1 बराबर A1 साइन, y बराबर A1 साइन ओमेगा टी, और वो हो गया A2 साइन ओमेगा टी, ऐसा हम मान लेते हैं। इंटरफेरेंस का ही बात कर रहा हूं मैं। यहाँ हो जाएगा A1 साइन ओमेगा टी और ये हो गया A2 साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर ये दूरी को हम मान लेते हैं x1 और ये दूरी को हम मान लेते हैं x2। तो x1 बराबर अगर x होगा तो x2 बराबर x प्लस डेल्टा x होगा। ये थोड़ा पास ज़्यादा लंबा हम दिखाया है ना। ये दूरी अगर x1 होगा तो ये दूरी x2 होगा, ऐसा मान लेते हैं। और x2 बराबर x प्लस डेल्टा x, x1 बराबर x मान लेते हैं। तो ये पॉइंट हम मान लेते हैं P। देखो एट P, अब शुरू कर देते हैं यहाँ एट P। यहाँ से अब रिजल्ट शुरू कर देते हैं। ये अगर S1 है और ये सोर्स S2 है, यहाँ की इंटेंसिटी I1 है, यहाँ की इंटेंसिटी I1 है, और इस सोर्स का एम्पलीट्यूड A1 है और ये सोर्स का एम्पलीट्यूड A2 है, और इस प्रकार से ये सोर्स पैदा कर रहा है डिस्टरबेंस को। बात समझ में आ रहा है बात। और यहाँ से वेव ट्रेवल किया इधर और यहाँ से वेव ट्रेवल किया इधर, यहाँ आके मिल गया। तो ये रिजल्ट हम लोग अभी लाएंगे, ये रिजल्ट अभी लाएंगे जिसको मैं पहले लिख दिया था। तो एट P बराबर देखो y1 के कारण x1 हो जाएगा ट्रेवल डिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा y1 बराबर एट P, तो हो जाएगा A1 साइन, बड़ा आसान है, समझ में आ जाएगा तुमको। A1 साइन ओमेगा टी माइनस के x1 हो जाएगा, बहुत अच्छा। और y2 x2 इंटू टी होगा, नहीं A2 साइन ओमेगा टी माइनस के x2 हो जाएगा। इसको अगर लिखना चाहोगे तो ऐसे भी लिख सकते हो, A1 साइन ओमेगा टी माइनस के x लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, A2 साइन ओमेगा टी माइनस x2 की जगह x प्लस डेल्टा x रख देते हैं, x प्लस डेल्टा x। तो माइनस के एक्स माइनस के डेल्टा x बन जाएगा, नहीं, और k इंटू डेल्टा x को 5 मान लेते हैं। k इंटू यही फिलहाल यही रहने दो, है ना, यही रहने देते हैं। तो अब एट पॉइंट P फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, एक सुपरपोजिशन का सिद्धांत होता है। वो क्या होता है वो भी 11th में पढ़ा होगा। फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी सुपरपोजिशन के सिद्धांत के अनुसार, फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन के सिद्धांत के अनुसार जो बात होगी वो बात को मैं लिख देता हूं। ये सिद्धांत कहता है कि एट पॉइंट P पर y जो होगा ना y1 प्लस y2 हो जाएगा। यानी ये y1 यहाँ डिस्प्लेसमेंट था, इलेक्ट्रिक फील्ड था, जो भी था। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ना, सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल वेव का वेक्टर सम के बराबर हो जाएगा, इस तरह से। तो यहाँ पर y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2, तो ये हो जाएगा A1 साइन ओमेगा टी माइनस के x1, उसके बाद A2 साइन ओमेगा टी माइनस के x2। तो अब दोनों में फेज डिफरेंस देख लेते हैं क्या होगा ने, फेज डिफरेंस देख लेते हैं। फेज डिफरेंस वहां भी बात किए थे, फिर से बात कर लेता हूं मैं। फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसका फेज ये हो गया और इसका फेज ये हो गया। फेज डिफरेंस को फाइ से ही डिनोट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा φ1 माइनस φ2। फाइ से या डेल्टा फाइ से भी चलता है, डेल्टा फाइ ये रख दो तुमको मन है तो ये हो जाएगा ओमेगा टी माइनस के x1
अभी तुरंत लाए थे, ओमेगा टी माइनस के एक्स टू। तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा के एक्स टू माइनस एक्स वन। देख रहे हो कि नहीं? तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू आ जाएगा के इंटू डेल्टा एक्स। और के के बारे में ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं, इसको हम मिटा देते हैं नीचे। के के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। के क्या चीज़ है? के होता है 2 पाई बटा लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। 2 पाई बाय लेमडा इंटू डेल्टा एक्स होता है के। तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्या होगा? 2 पाई बाय लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। यानी फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस पर डिपेंड करेगा, यानी पाथ का डिफरेंस अलग अलग हो जाएगा तो इंटेंसिटी अलग, यानी अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग इंटेंसिटी होगी। ये भी बात बोल रहा है ये। तो देखते हैं, उसको मिटा के थोड़ा सा पीछे, है ना। तो उसको थोड़ा ठीक से समझ लेते हैं और सॉल्व करना सिखाता हूं। देखो y इज इक्वल टू यहां जो आया A1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स ले लेता हूं, x1 को x ले लेता हूं और x2 को ले लेता हूं A2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और के डेल्टा एक्स। और के डेल्टा एक्स के बदले में लिख दूं फाई, फाई लिख देता हूं मैं, इसको फाई लिख देता हूं मैं, डेल्टा फाई के बदले फाई लिख देता हूं मैं। तो y इज इक्वल टू लिख देता हूं मैं A1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, A2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस फाई लिख देता हूं। डेल्टा फाई भी लिख सकते हो या फाई भी लिख सकते हो, ठीक है। डेल्टा फाई भी लिख सकते हो या फाई। इसको हम मान लेते थीटा, यहां लिख देता हूं मैं थीटा, तो रहने दो। इसको मैं फेजर डायग्राम मेथड से सॉल्व करता हूं मैं। इसका फेज अगर इतना है, इसका फेज अगर इतना है तो इसका फेज कितना होगा? उतना माइनस फाई। यानी किसका फेज ज्यादा है? यानी इसका फेज ज्यादा है और इसका फेज कम है। ये फेजर डायग्राम को लिखना सिखा देता हूं तुमको, बहुत मजा आएगा। वेक्टर से, वेक्टर स्टाइल में इसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी यहां पर मैं एक लाइन में आंसर लिख दूंगा। यहाँ कैसे लिखेंगे? ये मैं ऐसे लिखता हूं मैं, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस अल्फा समझा देता हूं मैं, या थीटा जो भी है थीटे कर देता हूं मैं। तो उसका वैल्यू अभी तुरंत तुमको समझ में आ जाएगा। देखो कैसे, प्लस माइनस जो भी होगा। तो इसका फेज को हम इतना मान लेते हैं, A1 का फेज हो गया ये मान लेते हैं। तो ये वेक्टर हम A1 मान लेते हैं, ठीक है। और A2 वेक्टर है जिसका फेज है इतना माइनस फाई। इसका मतलब उसका फेज कुछ कम है उससे, तो उसको हम कम वाला को नीचे दिखा देता हूँ और दोनों के बीच का एंगल को लिख दिए फाई। और वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं उसी स्टाइल में जोड़ देंगे, ऐसे वेक्टर को जोड़ दिए तो रिजल्टेंट ऐसे हो जाएगा। ये हो जाएगा रिजल्टेंट ए। तो बोलो रिजल्टेंट ए बराबर क्या होगा? एक वेक्टर A1 है, दूसरा वेक्टर A2 है, दोनों के बीच का अगर एंगल फाई है तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2AB कॉस थीटा, जहां थीटा क्या है? दोनों के बीच का एंगल, यानी फाई क्या है? दोनों के बीच का एंगल है। बात समझ में आया? ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड 2AB कॉस फाई। और ये एंगल अगर अल्फा है मान लेते हैं, अल्फे ज़्यादा मजा आएगा तुमको, है कि नहीं। ये अगर एंगल यानी कोई वेक्टर ये A1 से अल्फा एंगल बनाएगा तो tan अल्फा बराबर, पहले सुने हो क्या होता है? A2 साइन फाई बाय A1 प्लस A2 कॉस फाई। इसको वेक्टर के अनुसार सॉल्व कर ली। तुमको सॉल्व करना मैं सिखाऊंगा अभी कुछ ही देर में। तुमको मैं इस पे क्वेश्चन बनाना सिखा दूंगा, क्वेश्चन बनाना सिखा दूंगा माँ कुछ देर में तुमको, तुरंत अभी, ठीक है। इसको मैं इसको बार बार तभी से डिस्टर्ब कर रहा है ना। अब यही आने वाला है, यानी रिजल्टिंग जो एम्पलीट्यूड होगा वो इस तरह से होगा। तो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड यानी यहाँ पर ए का मान आ गया
इतना ये डाल देंगे और अल्फा के जगह क्या कर देंगे, अल्फा के जगह क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स A2 साइन 5/A1 प्लस A2 cos 5। अरे ये नहीं पता है, अगर एक वेक्टर ऐसा पढ़े हो कि नहीं, अगर एक वेक्टर A है, ठीक है, दूसरा वेक्टर B है, दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है, पढ़े हो ना ऐसा ऐसा, वही तो याद दिला रहा था। तो रिजल्टेंट अगर R है तो R का मतलब हो गया A प्लस बी वेक्टर, नहीं तो A प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या लिखते हैं हम लोग, A² B² 2AB कोस थीटा लिखते हैं ना। इसको अगर स्क्वायर कर देंगे तो ऐसे लिखते हैं ना, तो वही ना हुआ, एक वेक्टर A है दूसरा वेक्टर B है, तो रिजल्टेंट होगा A² B² 2AB कोस थीटा, जहाँ थीटा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होगा। इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर ये एंगल अल्फा है तो टेन अल्फा के बारे में भी जानकारी होगा, टेन पावर कितना हो जाएगा B साइन थीटा डिवाइडेड बाय A प्लस B कोस थीटा। वही चीज किया हूं मैं, अगर एक वेक्टर एक का फेज इतना है तो इसका ये लिख दिया मैं, और दूसरे का फेज उससे कम है, फाई कम था तो फाई कम करके कम नीचे दे देंगे और ज़्यादा रहता तो ऊपर देंगे। क्वेश्चन बना के दिखाऊंगा तो हो जाएगा A साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, यानी ये इसका फेज है और उसके फेज से अल्फा नीचे है, यानी इसका फेज ये है, इसका फेज फाई कम है तो फाई कम लिए, तो इसका फेज अल्फा कम है ना तो अल्फा कम लिए, यानी इससे अल्फा कम लिए इधर आया, तो इसलिए इसका इक्वेशन इस प्रकार से बन गया। बिना सवाल बनाए समझ में तो नहीं आएगा, जानिए रहे बात, तो इसको डिटेल में समझने के लिए सवाल बनाना पड़ेगा। अब इसको मैं उस इंटेंसिटी पर लेके जाता हूं तुमको, तब न्यूमेरिकल वाला पार्ट समझ में आएगा। बड़ा मजा आएगा, बहुत मजा आएगा तुमको। देखो न्यूमेरिकल वाला पार्ट क्या है, वो वाला पार्ट समझा देते हैं। न्यूमेरिकल पार्ट में थोड़ा सा जाएंगे। अब यहाँ पर इंटरफेरेंस जो आया, इसको वहाँ तक लाना था ना, देखा था ना कैसे लाना था। कुल मिला के जो अंतिम रिजल्ट आएगा ना, वो रिजल्ट मैं समझा दूंगा, ठीक है। कुल मिला के फाइनल ये जो डेरिवेशन था ना, इतनी लंबी लंबी कॉन्सेप्ट को खाली समझना था। अगर नीट का एग्ज़ाम दे रहे हो तो क्या करना है, खाली रिजल्ट को याद करना है, बाकी बीच में भूल भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भूल कैसे जाओगे, बड़ा आसान है ना, मैं टेक्निक समझा दूंगा। यहाँ का ये लिखोगे, यहाँ का लिख दोगे, ये लिखोगे, यहाँ का लिख, दोनों को जोड़ दोगे, जोड़ने के बाद फेज डायग्राम से सॉल्व कर दोगे, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो इसको हम और आगे बढ़ा देते हैं। इसको देखो A² बराबर क्या आया, A² होगा यहाँ A² नहीं तो A² बराबर क्या होगा A1² A2² और 2A1 A2 और cos आएगा 5। अब इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में क्या रिलेशन है, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में क्या रिलेशन होता है, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में कहता है I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A² होता है। इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसके बारे में भी कहानी होगा, बाद में समझ लेना, डायरेक्ट याद कर लेना, ठीक, यानी I बराबर K गुना A² लिख देंगे। तो अगर I1 रहता तो K गुना A1² लिख देंगे, और I2 रहता तो K गुना A2² लिख देंगे। इसीलिए इसमें डाल देंगे तो A² की जगह कितना हो जाएगा, I बटा K हो जाएगा। नहीं, इसमें अब वैल्यू पुट कर देते हैं, तो A² की जगह I बटा K, A1² की जगह I1 बटा K, और इसकी जगह क्या कर देंगे I2 बटा K रख देंगे। इसकी जगह क्या कर देंगे 2 अंडर रूट I1 बटा K स्क्वायर था ना, रूट हटा देंगे ना, यस, यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है, A² बराबर I बटा K हो जाएगा। तो A बराबर क्या होगा अंडर रूट I बटा K हो जाएगा। तो A1 बराबर यहाँ से क्या होगा, A1² बराबर क्या हो गया I1 बाय K। उसी प्रकार से A2² बराबर क्या होगा I2 बटा K हो जाएगा, I2 बटा K, और यहाँ हो जाएगा cos 5। देखो K रूट के कैंसिल हो जाएगा, तो I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस
2√I1I2 इंटू कॉस फाई। इसी के तो बारे में बात कर रहे थे हम लोग तभी से, यही रिजल्ट आने वाला है, बोले थे ना यही रिजल्ट आएगा। I1 प्लस I2 प्लस 2I1I2 इंटू कॉस फाई। समझ गया बात? अब थोड़ा सा तुमको समझा देता हूँ मैं यहाँ पर एक बार और। फाइनल रिजल्ट क्या आया उसको एक बार देख लेते हैं हम लोग। फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो देखो, इतना लंबा चौड़ा नहीं देखना है, समझना तो है लेकिन परेशान नहीं होना है। डायरेक्ट इन शॉर्ट स्टोरी तुमको मैं दिखा देता हूँ। शॉर्ट स्टोरी क्या होगा इसका। बुलाइए लेते हैं, रुको अगला वीडियो में। देखो देखो क्या है फाइनल कंक्लूजन क्या है। देखो मान लेते हैं एक सोर्स S1 है, कंक्लूजन अलग से फोटो बनाता हूँ ना और समझ में आएगा ज़्यादा। इसको भी मिटाते हैं, देखो इधर रहने देते हैं। मान लेते हैं कि ये सोर्स S1 है और ये सोर्स S2 है और इसका एम्पलीट्यूड A1 है और इंटेंसिटी I1 है। एम्पलीट्यूड है A1, इंटेंसिटी है I1। इसका एम्पलीट्यूड है A2 और इंटेंसिटी है I2। ये सोर्स है S1 और ये सोर्स है S2। बहुत मजेदार है ना, इंटरेस्टिंग है। ये एक सोर्स है S1 और एक सोर्स है S2। इसका एम्पलीट्यूड है A1, इंटेंसिटी I1, एम्पलीट्यूड है A2, इंटेंसिटी I2। क्योंकि ऐसा था ना A1 साइन ओमेगा टी था, इस तरह से एम्पलीट्यूड था। और इसका क्या था, ये था Y2 बराबर A2 साइन ओमेगा टी था। तो यहां का जो एम्पलीट्यूड होगा वो समझ लेना है। यहां का एम्पलीट्यूड क्या होगा, ए स्क्वायर बराबर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। इसको याद रख लेना। जहां पर फाई क्या है, फेज डिफरेंस है। फाई क्या है, फेज डिफरेंस है। लाइन को फेज डिफरेंस है। तो इसको अगर इंटेंसिटी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 इंटू कॉस फाई। इसके बारे में और भी बात करेंगे। एक दो छोटा छोटा सवाल बना लेते हैं तब मजा आएगा तुमको उस बात को समझने में। अभी जो सॉल्व कर रहे थे इसी को बोलते हैं इंटरफेरेंस टर्म। कौन सा टर्म बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंटरफेरेंस टर्म। इंटरफेरेंस टर्म क्यों बोले इंटरफेरेंस टर्म, इसलिए बोलते हैं इंटरफेरेंस टर्म क्योंकि बोले थे ना सम ऑफ इंटेंसिटी से डिफर कर जाएगा। सम ऑफ इंटेंसिटी से डिफर कर जाएगा, यानी यही टर्म है जो डिफर कर रहा है। I बराबर I1 प्लस I2 होना चाहिए था क्योंकि इसका इंटेंसिटी I1 है, इसका इंटेंसिटी I2 है, तो इसका इंटेंसिटी I1 प्लस I2 होना था। लेकिन रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी के वजह से ये टर्म जो है ना, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी का टर्म है, यही टर्म जो है ना इंटरफेरेंस प्रोड्यूस कर रहा है। क्लियर है बात। एक छोटा सा न्यूमेरिकल लास्ट बना लेते हैं तब आज का ओवर कर दूंगा लेक्चर। तो क्वेश्चन है, कहता है कि अगर इफ y बराबर 10 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 10 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 60 डिग्री दे दिया मैं, 60 डिग्री। तो बराबर अगर ये हो जाए a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस अल्फा होगा तो बोलेगा फाइंड a एंड अल्फा। वही चीज है ना, वो जो देखे थे ना, वही चीज है। ये 60 डिग्री और ये a है, ये a1 हो गया। यहाँ पर a1 की जगह क्या रख देंगे, क्या स्टाइल बताया, फटाफट एक वेक्टर मानोगे ना, एक वेक्टर मानोगे। अगर इसका फेज ओमेगा टी माइनस के एक्स है तो इसको हम a1 मान लेते हैं और a1 बराबर 10 मान लेते हैं। और देखो इसके फेज से इसका फेज ज़्यादा है कि कम है, इसके फेज से इसका फेज ज़्यादा है कि कम है,
इसके फेज से इसका फेज ज्यादा है, तो ज्यादा है तो ऊपर लिखोगे ऐसे, तुरंत समझ में आ जाएगा। A2 बराबर 10 कर दिया और दोनों के बीच का एंगल कितना कर देंगे, 60 डिग्री कर देंगे। अब क्या कर देंगे, दोनों को एक वेक्टर मानेंगे और वेक्टर का रिजल्टेंट निकाल देंगे। वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने आता होगा, इस तरह से रिजल्टेंट निकालते हैं और इस रिजल्टेंट को A से डिनोट करेंगे। तो उस A बराबर क्या होगा पता है कि नहीं तुमको, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर 2A1 A2 cos 5 हो जाएगा और रूट में आ जाएगा, ये रूट में आ जाएगा ना, इसको करेंगे तो रूट में आ जाएगा। वेरी गुड। तो A इज इक्वल टू कितना आएगा, 10 का स्क्वायर 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू cos 60 डिग्री, और ये सब तुम कर लोगे ना, 100 प्लस 200 इंटू 1/2 कैंसिल हो जाएगा, 300 आ जाएगा, 100√3 आ जाएगा। क्लियर है, 10√3 आ जाएगा, 10√3। वेरी सिंपल। और सवाल है अल्फा का क्या होगा, अल्फा तुमको पता है कि अगर दोनों वेक्टर के बीच का एंगल बराबर रहेगा तो ये बीच में आधा आधा कर देगा, ये सब पता होगा। नहीं पता तो फट से लिख लोगे, 10 अल्फा इज इक्वल टू A2 साइन फाइ डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2 cos फाइ। ये भी फार्मूला बताया था ना, फाइ रहेगा तो फाइ, थीटा रहेगा थीटा। तो A2 के जगह 10 हो गया और साइन फाइ के जगह 60 डिग्री देंगे, A1 के जगह 10 देंगे और A2 के जगह भी 10 देंगे और cos फाइ के जगह 60 डालेंगे और 10 हो जाएगा। फटाफट देखो, साइन 60 बराबर √3/2 और ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 10, cos 60 बराबर 1/2, ये हो जाएगा 5, तो हो जाएगा ऊपर में 5√3। ओके, ये 5√3 बन जाएगा और 10/2 गया 5, 10 5 हो गया 15, ये 5 दिया 15, √3/3 और ये 1/√3, और ये किसके बराबर आया, 10 अल्फा के बराबर आया। 10 अल्फा इज इक्वल टू 1/√3, तो अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये 30 डिग्री आ जाएगा। क्लियर हो गया बात। ऐसे ही ढेर सवालों के साथ अगली क्लास में मिलेंगे हम लोग। आज तो जस्ट कॉन्सेप्ट समझाया, फाइनल कॉन्सेप्ट ये रहा मेरा, एक बार और देख लो, नजर से थोड़ा सा ध्यान से कॉन्सेंट्रेट कर दो। आज की जो सारी पढ़ाई हुई है, सारी पढ़ाई का कंक्लूजन क्या आया वो देख लेते हैं।